चलो एक बार मोटा-मोटा एक बार पुराना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन बताने वाला है और एग्जॉस्टिव कौन बताने वाला है विद एग्जांपल। म्यूचुअल वो नहीं, सॉरी, एग्जॉस्टिव वाले वो होते हैं जिसमें जो क्या कहते हैं, आपके दोनों इवेंट्स को अगर यूनियन करा जाए तो हमें पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। जैसे कि ऑड नंबर और इवन नंबर के दो ए और बी है इवेंट्स, अगर उन दोनों को आप यूनियन करेंगे तो एक पूरे 1 to 10 के बीच में सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ऐसे काइंड। तो इस तरीके के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव बोलते हैं। और और ठीक इसी तरीके से जो एक्सक्लूसिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली हमारे एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है उसमें क्या होता है कि जो दो इवेंट होते हैं E1 इंटरसेक्शन E2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, और जो E1 होता है और यूनियन E2 करते हैं और इससे हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एक हमारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और एक हमारा क्या है, एग्जॉस्टिव है। तो इस तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हमारा आता है, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद से कुछ छोटी छोटी चीजें हम ऐसे ही आपको बताते हैं कि एक तो हम लोगों ने ये समझ लिया। दूसरी बात है कि जब कभी भी कोई भी इवेंट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि ये ए है और ये बी है ना, और ये मेरा कोई सैंपल स्पेस है। और जब कभी भी ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो देखो ए यूनियन बी जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन तो है नहीं, अगर इंटरसेक्शन है नहीं तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन नहीं है तो इसको हम आगे लिखेंगे भी नहीं। लेकिन मैंने कल भी आप लोगों को सिखाया था कि अगर एक ये ए है और एक ये बी है ना, तो ये ए है और ये बी है, और ये जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी है। अगर हमने ए यूनियन बी लिखा तो देखो पहले तो पी ए आ गया और फिर प्लस का पी बी आ गया, और देखो पी ए आ गया प्लस पी बी आ गया, तो देखो ये वाला जो है ये दो बार जुड़ गया है। ये अगर दो बार जुड़ गया है तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो आप समझिए। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो यूनियन था, यूनियन को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में क्या बोलते थे? प्लस। लैंग्वेज के फॉर्म में बोल रहे, मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं। नो। हाँ या हाँ, या यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो हिंदी में हम लोग या बोल रहे थे और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे थे, और बोल रहे थे। और इसी का जो सेट वाला ऑपरेशन है वो क्या था, यूनियन था, और मैथमेटिक्स वाला जो ऑपरेशन था वो प्लस था, और जो लैंग्वेज का फॉर्म था, लैंग्वेज का फॉर्म ये था, या था या और था। अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ और फिर आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार और रिपीट करूंगा लेकिन बहुत मन से समझना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है। अब मैंने कहा कि एक इवेंट इवन इस तरीके से कंसीडर करो, ठीक है ना, कि जो नंबर है इवन नंबर है, ठीक है ना। और एक E2 इस तरीके से कंसीडर करो कि वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जरा आप लोग बता सकते हो कि अगर इवन नंबर आने का अगर हमें इवेंट बनाना होगा तो यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
और नंबर ग्रेटर देन 3 आने का इवेंट होगा, तो नंबर ग्रेटर देन 3 यानी कि 4, 5, 6। क्या ये बात समझ में आई? अब किसी ने मुझसे कहा कि साहब मुझे इसका E1 यूनियन E2 चाहिए, तो मैंने E1 यूनियन E2 लिख दिया। तो जैसे मैंने E1 यूनियन E2 लिखा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लिखना पड़ेगा, फिर 4 लिखना पड़ेगा, फिर 5 लिखना पड़ेगा और फिर 6 लिखना पड़ेगा। किसी ने कहा कि नहीं हमको तो E1 इंटरसेक्शन E2 भी चाहिए, तो E1 इंटरसेक्शन E2 जैसे ही लिखा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है 6 आएगा। सर 4 क्यों नहीं आएगा? 4 भी आएगा, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब पता है मैं एकदम अलग तरीके की बात करूंगा और आपको बहुत ध्यान से ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ठीक है ना। तो जरा मैं पहले से एक आपको समझा दे रहा हूँ और फिर मैं लैंग्वेज लिख दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये E1 यूनियन E2 लिखा है और लिखा है 2, 4, 5, 6, और जब E1 इंटरसेक्शन E2 लिखा है तो लिखा है 4 और 6, ठीक है ना। तो यानी कि 4, 6 यहाँ पर भी था, 4, 6 यहाँ पर भी था, तो मैंने 5 को हटा दिया और यहाँ से 2 को हटा दिया, 4, 6 मैंने इंटरसेक्शन में लिख दिया, ठीक है ना। आप समझो इस बात को बहुत ध्यान से कि ये जो E1 यूनियन E2 लिखा है, ये जो E1 यूनियन E2 लिखा है जिसमें 2, 4, 5, 6 आ रहा है, E1 क्या था, इवन नंबर था और E2 क्या था, ग्रेटर देन 3 था। तो ये E1 यूनियन E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें इवन नंबर भी है, देखो इवन नंबर भी है और नंबर ग्रेटर देन 3 यानी कि 5, 4, 6 भी है। जबकि E1 क्या था, इवन नंबर था और E2 ग्रेटर देन 3 था। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दोनों का कॉमन होता है। तो वो ये कह रहा है, अब देखो मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि ऐसे नंबर उठाओ जो 3 से बड़े हो और इवन, ऐसे नंबर उठाओ जो 3 से बड़े हो इवन। तो E1 यूनियन E2 में ये जरूरी नहीं है ना कि जो नंबर आप लिख रहे हैं वो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करे। नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो, E1 पहले E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करो कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कि वो तो मैं समझ गई, E1 इंटरसेक्शन E2 में समझ गई। हाँ, तो मैं अभी वही जहां तक मैं समझा रहा हूँ बस वहां तक समझो, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि जो नंबर 3 से बड़ा है और इवन है। यहाँ वाली कहानी में क्या है, इवन यूनियन E2 में कि देखो नंबर इवन भी है और नंबर ग्रेटर देन 3 भी है। तो देखो जो इवन है तो देखो 2 इवन है, 4 इवन है और 4 देखो ग्रेटर देन 3 है, 5 इवन नहीं है बट ग्रेटर देन 3 है। यानी कि यूनियन क्या करता है, इसको भी लेता है, इसको भी लेता है और इन दोनों को भी लेता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। जी सर। ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसी बात को हिंदी में लिख रहा हूँ, ये जो यूनियन है ये क्या कहता है, अब देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ, या तो, या तो यानी और वाला केस है, या तो इवन हो या तो, या तो ग्रेटर देन 3 हो, और फिर देखो लिखा है मैंने, अरे या तो, ठीक है ना, या तो दोनों हो, दोनों हो, ये लिख लीजिएगा लैंग्वेज में। दोनों हो का मतलब क्या है, डेट इज इवन और, अब देखो और का मतलब वही इंटरसेक्शन वाला है, इवन और ग्रेटर देन 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये इस इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ, दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो तभी एक्सेप्ट करेंगे। दोनों एक साथ का मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ का मतलब हुआ कि इवन, इवन एंड नंबर, नंबर ग्रेटर देन 3, इवन एंड नंबर ग्रेटर देन 3, ये दोनों देखो एक साथ हो रहे हैं, तभी देखो ये 4 आ रहा है और तभी देखो ये 6 आ रहा है। सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले बाकी लोग जो लोग सुन रहे थे उनको समझ में आ रही है बात? हाँ। ठीक है। देखो भाई मैंने अभी तक ये बताया है
कि एक सैंपल स्पेस है जो 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, E1 कोई इवेंट है जो इवन नंबर दे रही है, E2 कोई इवेंट है जो नंबर ग्रेटर देन 3 दे रखा है। तो यानी कि इवन नंबर के हिसाब से ये देखो 2 4 6 आ जाएगा और नंबर ग्रेटर देन 3 के हिसाब से 4 5 6 आ जाएगा। और अगर 2 4 6 आ गया, 4 5 6 आ गया और मुझे E1 यूनियन E2 करना है, तो देखो 2 4 5 6 मिला, और E1 इंटरसेक्शन E2 करना है तो 4 और 6 मिला। तो मैं ये जो यूनियन है इसकी मैं लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये जो यूनियन है ये रिप्रेजेंट क्या किया कि इवन आ जाए या ग्रेटर देन 3 आ जाए और या दोनों एक साथ आ जाए। तो देखो इवन आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, और देखो नंबर ग्रेटर देन 3 भी तो आ रहा है, और फिर वो कह रहा है इवन नंबर और ग्रेटर देन 3 दोनों एक साथ आ जाए। तो देखो ये 4 और 6 है, ये 3 से बड़े भी हैं और क्या बोलते हैं 3 से बड़े भी हैं और इवन नंबर भी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो जो यूनियन रिप्रेजेंट करता है वो दोनों को का एक साथ होना रिप्रेजेंट करता है, बल्कि जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों का कॉमन रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब ऐसा नंबर उठाओ जो 3 से बड़ा भी हो और इवन भी हो। जैसे कि यहाँ इस वाले में जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो हम 2 नहीं लिख सकेंगे, कारण क्या है कि ये सिर्फ इवन है, ग्रेटर देन 3 नहीं है। और अगर हम 5 भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्रेटर देन 3 है बट इवन नहीं है। लेकिन 4 और 6 ऐसे नंबर हैं जो इवन भी है और ग्रेटर देन 3 भी है। इसलिए ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि दोनों इवेंट में जो दोनों मतलब ऐसा नंबर जो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, यानी कि वो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्या अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई? ठीक है ना? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी, क्योंकि अब वो यूनियन इंटरसेक्शन नहीं कहेगा, वो पता है क्या कहेगा, वो लैंग्वेज ऐसी बोलेगा कि एटलीस्ट कोई एक इवेंट हो जाए, वन इवेंट ऑकर। तो देखो अगर एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर का मतलब पता है क्या है? अगर जैसे मान लो 2 इवेंट है, मान लो मैंने कहा इवन है और मैंने दूसरा एक इवेंट इवन है और एक इवेंट E2 है, और वो कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो जाए, तो इसका मतलब पता है क्या है? या तो इवन हो जाए या तो E2 हो जाए और या तो दोनों एक साथ हो जाए। तो अगर या तो ये हो या तो ये हो और दोनों एक साथ हो जाए तो पक्की बात है मैं यूनियन निकाल लूं। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर। और अगर वो ये बोले कि ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ऑकर हो तो हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है ना? चलो एक सवाल करा के दिखाएं आपको। चलिए लिखिए एक सवाल अगला। The probability of an event A occurring is 2/3. The probability of an event occurring is 2/3, and the probability of event B not occurring is 5/9. If the probability of getting success in at least one of the two events is 4/5. What is the probability
probability, what is the probability of success in both the events? चले सवाल नोट कर लिया सबने? देखो भाई, अब हमसे क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज 2/3। कोई जो प्रोबेबिलिटी है उसके होने की जो संभावना है वो 2/3 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ event B not occurring is 5/9. B not occurring, if the probability of getting success in at least one of two event is 4/5। अब जरा बहुत ध्यान से इसको समझो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि एटलीस्ट, या ये देखो एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट्स, ये जो एटलीस्ट है ना, इसका कोई मतलब बता सकता है क्या? ये एटलीस्ट का मतलब क्या होगा? या तो ए हो जाए, हाँ, या तो ए हो जाए, या तो बी हो जाए, और या तो दोनों हो जाए। तो वो क्या कह रहे हैं? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, एटलीस्ट सिर्फ ए यूनियन बी होगा बेटा। बट ऊपर तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है ना। वो तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो तो हमने अपने मन से तो लिखा नहीं है, वो तो क्वेश्चन ने दे रखा है। और अगर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है तो कोई बता सकता है हम पीबी पे कैसे पहुंचेंगे? सर रिपीट करिए एक बार। भाई देखो, बी कॉम्प्लीमेंट हमें दे रखा है और मुझे पीबी पे पहुंचना है, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ना होना उसकी वैल्यू 5/9 दे रखी है, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेलो। हाँ हाँ बताइए बताइए। 1 - 5/9। हाँ, ये करेक्ट बात है। कल मैंने बताया था ना कि किसी भी घटना का होना और ना होना, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अननेसेसरी यूनियन इंटरसेक्शन बता रहे हो आप लोग। 1 माइनस का 5/9 होगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो ये 4/9 आ जाएगा। खत्म हो गई बात। अब ए यूनियन बी का अभी देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पर, ये देखो ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो देखो पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए मेरा कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। पी बी मेरा हो जाएगा 4/9 और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी हमें पता नहीं है, और इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या? हाँ, ये 4/5 हमको दे ही रखा है। और वो हमसे क्या बोल रहा है? हाँ अच्छा देखो, एक और बात आ गई यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बोथ द इवेंट। तो ये देखो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो बोथ है ना, ये बोथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी एक साथ हो जाए। अब फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा कि ये जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अब इसको उठा करके उधर भेज दो, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/3 प्लस का 4/9 माइनस का 4/5। अरे इधर एलसीएम पढ़ाने के लिए मैं नहीं यहाँ पे बैठा हूँ, समझी? आंसर पूछ रहे आपसे हम। ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये आंसर आ गया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। पक्का है? चलो, अब एक सवाल हम आपको एक और, मतलब वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये सवाल मैं अगला लिखने जा रहा हूँ। और ये मैं फ्रीक्वेंटली, मतलब मैं जब कभी भी पेपर लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का, तो मैं इस तरीके के 1-2 सवाल रखते हैं। ये मतलब पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी का एक टेस्ट है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, मैं लिख रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब इंपॉर्टेंट का सेंस ये है, एनसीईआरटी में तो है ही है, लेकिन कारण क्या है कि आपकी जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है यूनियन इंटरसेक्शन वाला हिसाब किताब, ये सबको रिवाइज करवाता है। नोट कर लिया? हाँ। चलिए, अब मुझे जरा जो जो डेटा दे रखा है ना, उसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, ये मुझे बताओ। देखो क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट हैं, एक अनिल है एक आशिमा है, अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी
that Anil will qualify the examination is 0.05 and Ashima will qualify is 0.10. The probability that both will qualify इतना, find the probability that. अब वो जो भी बातें कर रहा है वो हम आगे देखेंगे, पहले तो मुझे बताओ कि अनिल की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूं AN, ठीक है ना, और आशिमा को मैं लिख रहा हूं AS, ठीक है। अच्छा बताओ, अनिल का एग्जाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.05. मैंने लिखा 0.05। आशिमा का कितना दे रखा है? 0.10, ठीक है ना। अब हमसे वो अगला क्या कह रहा है? अगला वो हमसे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई। ये बोथ का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन. हाँ, इंटरसेक्शन. हाँ, तो अनिल और आशिमा का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 0.02 दे रखी है। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? क्या हमसे पूछ रहा है? वो कॉम्प्लीमेंट दोनों का ना? हाँ, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। बोथ बोथ नॉट क्वालिफाई, यानी अनिल भी एग्जाम क्वालिफाई ना करे, आशिमा भी क्वालिफाई ना करे, और बोथ के लिए क्या लगाऊंगा मुझे बताओ? इंटरसेक्शन. हाँ, इंटरसेक्शन लगा देंगे, ठीक है ना। चले चलो, अगला वो हमसे क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये दोनों का वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग. सोच के बोलो, जल्दबाजी में नहीं, 10 बार मतलब सोचो फिर एक बार बोलो। अनिल का कॉम्प्लीमेंट और आशिमा का कॉम्प्लीमेंट. यूनियन का कॉम्प्लीमेंट. ये ज्यादा ठीक बात है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लो। क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अगर मैं दोनों को एग्जाम क्वालिफाई करा दूं, मान लो अनिल, या तो अनिल क्वालिफाई, भाई यूनियन का मतलब क्या है? या तो अनिल क्वालिफाई हो जाए, या तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि या तो अनिल क्वालिफाई हो जाए, या आशिमा क्वालिफाई हो जाए, या दोनों क्वालिफाई हो जाए। तो अगर इसका जो आंसर आए उसको अगर हम एक से सब्ट्रैक्ट कर दें तो पक्की बात है कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो जो है एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेगा। फिर से समझो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम है, थोड़ी देर के लिए नॉट को हटा दो। अगर ऐसे पूछा जाता तो जो हमने अभी लिखा है वो सही लिखा है? हाँ, तो अगर नॉट लगा है तो 1 माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है? कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे. हाँ, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे. हाँ हाँ, वही 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक से सब्ट्रैक्ट कर देना, वो भी तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है. बट हमसे कह रहा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि अगर, मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि अगर अनिल एग्जाम, मतलब अनिल एग्जाम पास हो जाए, अनिल पास हो जाए, तो उस वक्त पता है क्या है? आशिमा फेल होनी चाहिए। अरे बोलो। हाँ. और ये दोनों एक साथ होने चाहिए, और अगर एक साथ होगा तो बीच में यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन आएगा। सर आप ये बार क्यों लगाए हैं ऊपर? बेटा ये जो बार, मैंने बार किसको रिप्रेजेंट करता है? बार रिप्रेजेंट करता है कि आशिमा फेल हो गई है। यहां पर ये आशिमा क्या है? ये आशिमा के पास होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आशिमा के ऊपर अगर हम ये बार लगा देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि आशिमा फेल हो गई है। अरे बोलो भाई। यस सर. ठीक है ना। तो या तो ये हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अब की अनिल फेल हो जाए, तो देखो अनिल के ऊपर बार लगा दिया, इंटरसेक्शन, आशिमा पास हो गई है। अभी ये जितना भी मुझसे बार प्लस माइनस यूनियन इंटरसेक्शन पूछना है पूछ, देखो एक एक करके चीजों को शुरू करते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें ये पता हो गया कि अनिल का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, आसिमा का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। यही तो हमसे पूछ रहा है।
अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अनिल यूनियन आशिमा और इसका है होल बार, और इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल यूनियन आशिमा। मैं अभी सब सिखा रहा हूं मैंने कैसे किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा। चलो फटाफट वैल्यू रख के आंसर निकालो पहले तो। 0.87 0.87 सही है, सबका आ रहा है यस सर। आंसर आ रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं और इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लेना, डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। ये सेट का है, आप इसको बस यही याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंटली यूज होगा। अगर ए यूनियन बी और पूरे में छत लगी हुई है तो ये अगर छत तोड़ोगे तो दोनों में ये जो बीच वाला होता है ये पलट जाता है, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसा होता ए इंटरसेक्शन बी पर ऊपर छत लगी होती तो ये कैसा होता, ये अलग होता और ये यूनियन होके अलग हो जाता, ठीक है ना। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, जहां जैसी जरूरत होगा हम वैसा वहां पे कर लेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखो तुम्हें ये सब बेसिक है, सब बेसिक है, ये सारे सवालों में यूज होंगे, ठीक है ना। आप बहुत मन से एक चीज को समझते चलिए, क्योंकि वहां पर ये डिमॉर्गन्स लॉ सीधा नहीं बोलेगा, वो लैंग्वेज में दे रखा होगा और लैंग्वेज से हमें सोचना है कि हम कैसे अपनी फ्रेमिंग कराएं, ठीक है। पन्ना पलटे। हाँ जी सर। चलो सेकंड वाला अब देखो हमें क्या निकालना है। सेकंड वाला तो यूनियन निकालना है, मुझे लग रहा है यूनियन वाला तो आ ही गया है। और हाँ। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तो यानी दोनों कि का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग चाहिए होगा, क्योंकि अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। ये देखो अनिल है और ये आशिमा है, ये अनिल का डैश और ये आशिमा का डैश। अब देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो अनिल फेल हो जाए, या तो आशिमा फेल हो जाए, या तो दोनों एक साथ फेल हो जाए, इसीलिए तो ये यूनियन लगा है। ठीक है। प्रज्ञा समझ में आ रही है ना ये बात? कशिश तुम्हें? यस सर आ रही है। हाँ ठीक है ना, अभी बात समझ में आई ना। अच्छा अब देखो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल का कॉम्प्लीमेंट यूनियन आशिमा का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अब इसको अगर हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा तो कैसे लगेगा, यही तो लगेगा ना। देखो अनिल इंटरसेक्शन आशिमा का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल इंटरसेक्शन आशिमा। बोलो और अनिल आशिमा दोनों एक साथ क्वालिफाई कर रहे हैं तो 0.02 है, तो यहां पे लिखा मैंने 0.02, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, अब जरा थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला कैसे करेंगे। देखो थर्ड वाला क्या है, क्या जितना मैंने मैथमेटिकली लिखा है ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने लिखा है या तो अनिल क्वालिफाई कर रहे हैं तो आशिमा क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, प्लस अगर अनिल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आशिमा क्वालिफाई कर रही हैं, यही तो लिखा है मैंने। और इसको अब देखो प्लस लगा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अनिल इंटरसेक्शन आशिमा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल इंटरसेक्शन आशिमा। अरे हाँ या ना बोलो। अगर ये मेरा यहां पर कहीं कुछ हमारे अनिल हैं और यहां पर कहीं आशिमा है, ये अनिल है और ये आशिमा है, तो देखो अनिल पास हो जाए आशिमा फेल हो जाए, तो अनिल पास हो जाए आशिमा फेल हो जाए, यानी ये ए है और ये बी है और ए इंटरसेक्शन बी बार चाहिए, तो ये हिस्सा जहां पर मैं ये ब्लू पेन चला रहा हूं यही वो हिस्सा तो हुआ जहां सिर्फ अनिल पास होता हुआ दिखाई दे रहा है और आशिमा इस हिस्से में क्या हो रही है, फेल हो रही है ना। यहां पर ये क्या है, अनिल पास हो रही है और आशिमा फेल हो रही है,
और ये बता सकते हो ये हिस्सा कौन सा होगा, इसमें क्या हो रहा होगा? आशिमा पास हो रही है और अनिल फेल हो रहा है। हाँ, आशिमा पास हो रही है और अनिल फेल हो रहा है। बोलो। और पता है यहां पर क्या हो रहा होगा? कहाँ पे? इस जगह पे दोनों पास हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दोनों पास होने का मामला है। और ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, अनिल, मुझे तो अब मुझे क्या चाहिए था, ये वाला जहां पे मैंने ये चाहिए मुझे। तो देखो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं एक काम करूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल निकालने के बाद शंकर जी की तीसरी आंख को घटा दूं, तो शंकर जी की ये जो तीसरी आंख है, ये जो मैंने शंकर जी की ये जो तीसरी आंख बना रहा हूँ, इंटरसेक्शन। हाँ ये क्या है? इंटरसेक्शन। शाबाश। तो हमें क्या करना है, अनिल इंटरसेक्शन आशिमा करना है, ठीक है ना। प्लस अब मुझे फिर इधर वाला चंदा मामा चाहिए, तो मैं फिर क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा करूंगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा में फिर मुझे शंकर जी की ये तीसरी आंख घटानी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, अनिल इंटरसेक्शन आशिमा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नोट कर लोगे फटाफट? हाँ, एक सेकंड करो, जल्दी से आंसर निकालो। प्रज्ञा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कशिश तुम्हें? यस सर। सर ये आपने 2 बार इंटरसेक्शन ही माइनस करा है ना? हाँ, तो इंटरसेक्शन ही तो माइनस करना पड़ेगा ना। 0.11 आ रहा है। हाँ 0.11 आ रहा है। हाँ सही है। हाँ, क्या दिक्कत है इंटरसेक्शन में, बताओ कशिश। नहीं, कुछ नहीं। 0.11 आ रहा है आंसर आपका? हाँ ठीक। तो हम ये इसीलिए कर रहे थे ना कि उनमें से कोई एक क्वालिफाई कर जाए और वो दोनों साथ में ना करें, इसलिए आप ये कर रहे हैं ना। हाँ, यही तो देखो सवाल यही तो बोल रहा था ये ना करा कि अगर वो दोनों साथ में क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसको एक बार माइनस करा दें। भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में ये थर्ड लाइन पढ़ो, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। ओनली वन ऑफ देम का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ओनली वन ऑफ देम का मतलब है कि ये या तो ये वाला चंदा मामा आ जाए, ओनली वन ऑफ देम, या तो आशिमा आ जाए। यहां तो दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं ना। हाँ, तो दोनों जहाँ पे करें इसको हाँ। फेंक के बाहर। अच्छा, और आगे देख लेते हैं। फिर वहां पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम का मतलब पता है क्या हुआ? वन माइनस उनका इंटरसेक्शन। मेरी बात सुनो, और नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ देम, हाँ हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट, एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि देखो यहां पर आशिमा क्वालिफाई कर रहे हैं तो देखो अनिल फेल हो रहे हैं, और यहां पर अनिल क्वालिफाई कर रहे हैं तो आशिमा फेल हो रही है, और यहां पे दोनों ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो मतलब क्या कह रहा है, इस पूरे सैंपल स्पेस में अगर मैं ये शंकर जी की तीसरी आंख हटा दूंगा तो देखो ये हिस्सा जो आएगा, जहां पे देखो मैं लंबी लंबी लकीरें खींच रहा हूं, ये हिस्सा कौन सा है पता है? अनिल, यहां मतलब आशिमा भी फेल हो रही है, मतलब या तो आशिमा पास हो रही है तो अनिल फेल हो रहे हैं, या अनिल फेल हो रहे हैं तो आसिमा पास हो रही हैं, या दोनों फेल हो रहे हैं। बोलो। तो ये एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम वाली कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ। बोलो भाई, इस हिस्से में तो देखो दोनों ही फेल हो रहे हैं ना। हाँ। और अगर इस हिस्से की बात करें जहां पर मैं ये पेन फिरा रहा हूं, यहां तो आशिमा फेल हो गई है लेकिन अनिल पास हो रहा है। तो देखो ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो देखो अगर अनिल पास भी हो रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आशिमा फेल हो रही है, मुझे आशिमा पास और यहां पर आशिमा पास हो रही है तो अनिल फेल हो रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पे दोनों फेल हो रहे हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एटलीस्ट लिखा है। क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? आ गया, आ गया। नाइशा, प्रज्ञा बताओ, तीनों लोग बताओ, ये बात प्रोबेबिलिटी की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई सर। प्रज्ञा दीदी आप बताइए। हेलो लियो, कहाँ थी, सुनाई दे रहा है? सर, आवाज बहुत कट रही थी, एक बार फिर से बताइए। अरे सुनो एक बार फिर से, ठीक है।
देखो यहाँ पर क्या है कि सेकंड वाला हमसे क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, कि दोनों में से एक कोई एग्जाम क्वालिफाई ना करें। तो अगर ये अनिल है और ये आशिमा है, ये अनिल है ये आशिमा है, तो देखो अगर अनिल एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आशिमा यहाँ पे फेल हो रही है, और यहाँ पे आसिमा क्वालिफाई कर रही है तो अनिल फेल हो रहे हैं। हाँ। और यहाँ पर दोनों ही फेल हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? बस यही मैंने सिखाया था। ओके। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। लिखा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, नोट कर लिया क्वेश्चन? सर। बढ़िया, चलो भाई कराओ सब। देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ऐसे लिख रहा हूं, एनसी यानी एनसीसी वाला है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएस है। टोटल कितने बच्चे हैं? 60। ठीक है ना, 60 है। तो अगर मुझे एनसीसी वाले हैं 30, तो प्रोबेबिलिटी एनसीसी वाले की कितनी हो जाएगी? 30/60 होगी कि नहीं होगी? और एनएसएस वालों की कितनी हो जाएगी? 24/60 हो जाएगी। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपने लिखा है 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, आप 24 क्यों लिख रहे हैं? वही 24 कहाँ से आया? अरे यार वो बोथ लिखा है, सॉरी, यहाँ पे ये लिख लो 32/60 हो गया, और बोथ में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इंटरसेक्शन एनएस एनसी और एनएस और इसका इंटरसेक्शन। हाँ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है, देखो मुझसे क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। ये जो और है इसके लिए मैं क्या यूज करूं? यूनियन। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसी यूनियन एनएस लगा करके वैल्यू लगा दो। फॉर्मूला बोलो फटाफट इसका। PNSC प्लस PNS माइनस N इंटरसेक्शन S। चलो वैल्यू रखो, आंसर निकालो जल्दी से। (38/60) 38/60 सही है, यानी कि 19 ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब चलो अगला कराओ। अगला कह रहा है नाइदर एंड, हाँ बेटा वो क्या कहते, कह रहा है N यूनियन S का वो कॉम्प्लीमेंट। हाँ नहीं, और कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछना चाहता है कोई? नहीं यही बोल रही थी मैं भी। हाँ बेटा, लेकिन पता है नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एनसीसी, देखो, और नॉर एनएसएस, और दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन। मतलब क्या? इसमें अपना पूरा भार क्यों नहीं लगाया दोनों के ऊपर एक साथ? बेटा देखो, अगर वो ऐसी स्थिति में तो ये कहता ना दोनों में से कुछ भी ना हो, बोथ ऑफ देम नॉट ऑकर, ऐसा होता है ना। वो लेकिन अगर वो ये क्या कह रहा है अगर इंडिविजुअल लेवल पे अकर नहीं करेगा तो आप कहते हैं कि यूनियन होता है ना। हाँ एक सेकंड को देखो, वो हमसे क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, यानी कि कह रहा है ना तो एनसीसी हो ना तो एनएसएस हो। तो ठीक जैसी हिंदी अंग्रेजी लिखी है उसका मैथमेटिकली ट्रांसलेशन, मतलब मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा, ना तो एनसीसी है और ना तो एनएसएस है, और दोनों ही एक साथ नहीं है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। अच्छा, ओ, अगर वो कहता कि दोनों एक साथ है तब आप यूनियन लगवाते हैं? नहीं, दोनों एक साथ है तो भी मैं इंटरसेक्शन लगाता। अरे अगर देखो ना, अरे ऊपर देखो यूनियन में क्या है, और है। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? नहीं मतलब, अच्छा यही कंडीशन आप ऐसे मुझे बताइए कि यूनियन आ जाए।
इसी कंडीशन को ऐसे बताइए कि यूनियन आ जाए। अभी आप कह रहे हैं कि अगर वो दोनों को मांगे तो भी यूनियन नहीं होगा, और अगर दोनों को नहीं भी मांगे तो भी यूनियन नहीं होगा। ये तो आपकी बात समझ गई। अब वो इंडिविजुअल लेवल पे मांग रहा है तो भी यूनियन नहीं होगा, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं मांग रहा है तो भी यूनियन नहीं होगा। तो यूनियन होगा कब? बेटा यूनियन तभी होगा जब वो कहे एटलीस्ट की कंडीशन हो या और लगा हो। बस यही दोनों फिक्स्ड है, मतलब और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती फिर ना। हाँ, या फिर 2 या 3 में कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी तो वो बोल रहा है ना कि नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और ना तो बी हो। तो वो तो ये तो नहीं कह रहा है या तो ए ना हो या तो बी ना हो, ऐसा तो नहीं कहा ना उसने। समझ गए। हाँ हाँ, एक काम ये हो सकता था अगर वो ये कहता कि एटलीस्ट नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। अच्छा, हाँ, ये अरे ये देखो मैंने ये कराया तो है, ये देखो जरा सेकंड वाला देखो ना, सेकंड वाला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो देखो यही तो है। नहीं, बोलो। मुझे लगा इसमें भी तो यही था ना कि उन दोनों में से कोई भी एक एक मतलब तो इंडिविजुअल लेवल पे ना करे। एटलीस्ट कहाँ लिखा है? हाँ, समझ गई। इसलिए तो पूछा आपसे कि मतलब यूनियन होगा किस समय पे। चलो अभी आ गया समझ में। यस सर। चलिए अब इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। तो ये एनसी यूनियन एनएस होल बार, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसी यूनियन एनएस हो जाएगा। सॉल्व करा लेना, आंसर निकाल लेना, करो फटाफट। यूनियन तो तुम लोग निकाल के ही लाए हो अभी। 1 माइनस 19/30 कर लेंगे। हाँ सही है। चलो अब थर्ड वाला मुझे करके बताओ। कह रहा है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनसीसी बट नॉट एनएसएस। अब जरा सोचो सर क्या एकदम बता दीजिए आंसर। वो क्या कहते हैं वो 11/30 आ रहा है। बेटा दोनों में बात एक ही है। फिर द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनसीसी बट नॉट एनएसएस। जो स्टूडेंट है वो ऑप्ट कर रहे हैं एनसीसी को और एनएसएस को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जरा सोचो कि ये एनसीसी का गोला है और ये एनएसएस का गोला। एक सेकंड रुको, फिर अब इसको फॉर्मुलेट कैसे कराएंगे? तो ये पता है क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसी इंटरसेक्शन एनएस और इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। हाँ, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसी इंटरसेक्शन एनएस। अरे हाँ या ना बोलो भाई। चलो करो फटाफट। सब एक फोर्थ पॉइंट और लिख दो। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी। इसका बताओ क्या आ रहा है? So the student has opted for? The student has opted for NCC but not NSS. So तो आप पहले लिखवा चुके हैं। नहीं, यहाँ पर तो मैंने NCC but not NSS लिखा है ना, इसको इंटरचेंज करो। अच्छा, यहाँ पे NSS कर दो और यहाँ NCC कर दो। सर 8/60 आ रहा है। हाँ 8/60 आ रहा है। हाँ, अब ज्यादा सही है। मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो एक चौथा पॉइंट लगा देना। जो पहला वाला किया वो भी सही है। पहले वाले में तुम्हारा कुछ आ रहा होगा कितना, इधर 8/60 आ गया, उसके पहले कितना आ रहा था? इन दोनों को सेपरेट कर दो, 1/10 आ रहा होगा। हाँ वो सही है, वो सही है। चले यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जी सर। चलो देखो, अब एक काम हम ये जितना भी हमने पढ़ाया है ना, इसी को मैं लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं एक टेबल आपके लिए यहाँ पर एक बनाए दे रहा हूँ। क्या कोई बता सकता है नॉट ए जब होगा तो हम लोग इसको ऐसे ही तो लिखेंगे? बोलो। फिर इसी तरीके से अगर लिखा हो ए और बी, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? एटलीस्ट और, हाँ ए और बी, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? ए यूनियन बी।
जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ए एंड बी, तो ये क्या हो, कैसे लिखते हैं, गुड। फिर इसी तरीके से लिखा हो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, कोई बता सकता है इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नहीं बेटिया, A minus B. ना ना ना, सब गलत होता चला रहा है। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। B इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। एक सेकंड पहले एक आदमी को बोल लेना, तो प्रज्ञा बोलो। So B complement. हाँ, बी कॉम्प्लीमेंट तो होगा, वो तो सही है, लेकिन कह रहा है ए हो बट बी ना हो। ए इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ना ना ना, एक सेकंड, प्रज्ञा ने सही बोला। प्रज्ञा तुमने पहले क्या बोला था? So मैंने B complement बोला था। नहीं, उसके भी पहले कुछ बोला था तुमने। याद नहीं है। तुमने ए माइनस बी बोला था। A minus B हाँ बोला हाँ था। तो सही तो है, ये देखो ए माइनस बी ही तो हुआ। चलो अगला देखो, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए। बी बट नॉट ए में क्या करेंगे बताओ भाई? So B minus A. B minus A. हाँ सही, इसको बी माइनस ए ही लिखा जा सकता है, ठीक बात है। चलो अगला है 6 वाला। 6 वाला है नीदर ए नॉर बी, मैंने अभी सिखाया है, नीदर ए नॉर बी कैसे लिखेंगे? इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मत बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलो। A complement. हाँ एस, सेक्शन B का S से कॉम्प्लीमेंट। सही है ना? पक्का बताओ। Yes. अब इसी में अगर और आगे की बात अगर हम कर लेते हैं, तो मान लो अगर ऐसा कहीं पूछ लिया जाए कि तो अभी एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट सर, हमने अपने एक सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ कराया था, तो ये वही तो बात है ना? हाँ बेटा, आपने भी डी मॉर्गन्स लॉ करवाया था, तो वही बात है। हाँ बेटा, अब इसी का ही डी मॉर्गन्स लॉ अगर इसको लिखना होगा तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा ठीक है। और अगर इसी को ही फर्दर सॉल्व कराना होगा तो पता है, इसको अगर हमें सॉल्व कराना होगा तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, जो आपने प्रॉपर्टीज बताई थी ना उस दिन भाई। हाँ ये भाई मैंने अभी प्रॉपर्टी में यही तो बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, इन दोनों का जो सम होता है वो तो 1 होता है ना। समझ गई, गॉट इट। पक्का, तो ये यही तो मैंने किया है, नैशा आ रहा है ना समझ में? एटलीस्ट 1 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो बताओ अगर एटलीस्ट 1 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? यूनियन आ जाएगा, बस यूनियन आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला फिर लगा देंगे। अब देखो इसके भी आगे की एक चीज और सुनो। देखो अगर वो ये कहता, बहुत ध्यान से सुनना, अगर वो कहता एग्जैक्टली, अब देखो ये शायद मैंने अभी पहली बार यूज किया है, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये ठीक वही है कि दोनों में से कोई एक पास हो जाए। बोलो, तो एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ? अगर ए हो रहा है तो बी ना हो। अरे बोलो भाई, ठीक है, और या ए ना हो तो बी हो जाए, और यहां क्या लगा है? या, और या के लिए क्या आता है? बोलो भाई। हाँ ठीक है, सही लिखा है? तो एक सेकंड, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, एंड तो हमारा वो से हो गया इंटरसेक्शन से। हाँ ठीक बात है। सो इसके आगे कोई बताइए। देखो बेटा, जैसे हमने कहा अभी यही वाला एग्जांपल लो, अनिल और आशिमा वाला, अगर उसमें ये क्या बोल रहा था
कह रहा था ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, है ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई का एग्जाम का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्वालिफाई एग्जाम, यही तो हुआ इसका मतलब। हाँ। तो यानी कि अगर अनिल पास हो रहे हैं तो आसिमा पास नहीं होनी चाहिए। यस। और ये दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा। या फिर ऐसा हो जाए कि अगर अनिल फेल हो जाए तो आशिमा पास हो जाए। और ये जो या है इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस। ठीक है। और सेट थ्योरी में इसी प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे? यूनियन। यूनियन। तो यही काम तो मैंने देखो यहाँ किया। अच्छा ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया? आगे। ये पता है, ये प्रॉब्लम कई तरीके से बदल बदल के आएगी। इंटरव्यू के लिए 2 लोग गए हैं और इंटरव्यू में एक ही आदमी को चुना जाएगा। तो अगर मान लो राम और श्याम 2 लोग गए हैं और राम का इंटरव्यू में चुन लिया गया है, तो पक्की बात है श्याम फेल होंगे। तो देखो यहाँ पे राम चुन लिए गए हैं, तो देखो श्याम फेल हो गए हैं। या फिर राम फेल हो गए हैं, तो देखो श्याम चुन लिए गए। अरे बोलो। ठीक है। ऐसा भी होगा, चुन्नू और मटरू 2 लोग हैं और वो निशाना लगाने के लिए गए हैं, और निशाना दोनों में से कोई एक ही लगाएगा। तो देखो चुन्नू ने अगर निशाना लगा लिया है तो मटरू नहीं लगा पाएंगे, और अगर चुन्नू निशाना नहीं लगा पाएंगे तो मटरू निशाना लगा लेंगे। सर नाम तो अच्छा है। पसंद आए तुम्हें? बढ़िया है। चलो अगला देखते हैं। अच्छा मेरे लिए ये लिख पाओगे? एग्जैक्टली वन ऑफ हमें करना है ए बी सी में। ये जरा तुम करके दिखाओ मुझे, फिर बताओ क्या आया है। सर क्या ABC फिर से बोलिए? मैं लिख रहा हूं। एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अब बताओ, ये बिल्कुल वैसे ही समझो। मैंने लिख लिया। हाँ मैंने लिख लिया। अभी एक सेकंड को सबको लिख लेना। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी। अब की बार सोचो 3 लोग हैं और 3 लोगों में किसी कोई एक ही आदमी इंटरव्यू में पास होगा। तो मान लो ए सिलेक्ट हो गया तो बी और ये सी नहीं होगा। या फिर ए बी सी गए हैं तीनों लोग देने के लिए इंटरव्यू। अब की ए सिलेक्ट हो चुका था, अब की 20 को सिलेक्ट करा दो, ए और सी सिलेक्ट नहीं होगा। या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब की देखो सी सिलेक्ट हो जाएगा, बी और ए नहीं होगा। तो ये कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये होगा मेरा। और इसी में जब हम मैथमेटिकली करेंगे तो यही प्लस में बदल जाएगा। नाइशा समझ में आया? हाँ जी सर। प्रज्ञा तुम्हें समझ में आया? हाँ सर आ गया सर। जो हमने थर्ड फॉर्म लिखी है उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी लिखेंगे ना? तो थर्ड सेट लिख रहे हैं। एक सेकंड बेटा, मैं पूरा लिखे दे रहा हूं। मैं ऐसे ही तो लिखूंगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा के मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया यूनियन। फिर ए इस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया इंटरसेक्शन बी, और बी को मुझे पास कराना है ना, सी में मैंने कॉम्प्लीमेंट लगाया। फिर अगला यूनियन लगा दिया, फिर ए में कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। बस ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है चलो, एक टॉपिक एक छोटा सा और बता देना, फिर अब इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे। अगली हेडिंग डाल दो, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। देखो हमने किया क्या है, हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, 4 ब्लैक बॉल रखी हुई है, ठीक है ना, 5 रेड बॉल रखी हुई है और 3 ब्लू बॉल रखी हुई है। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से धीमे धीमे आपकी 12th शुरू हो रही है। 11th का जितना भी बेसिक्स था वो इतने ही बेसिक्स में पूरा 11th चलता है। अब यहाँ से आपके 12th शुरू हो रहा है, इसलिए एकदम मन से पकड़ते जाना, ठीक है ना। क्योंकि हर बार जैसे अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कहीं पर भी आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा। ये वाली टेबल पूरी सुर के साथ कंठस्थ होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इतनी डिजाइनिंग वाली बना करके रखी है, ठीक है ना। एकदम कसाटा वाली जो आइसक्रीम होती है ना, उसी की तरीके से मैंने इसको रंग बिरंगा कर दिया है। हम अब दोबारा इस पर बिल्कुल बहस नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो प्रसाद तुरंत पाने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। और इसीलिए नीचे के हमने ये जो छुड़वा दिए हैं, अगर कुछ हमें याद आता जाएगा तो वो भी हम भरवा देंगे, ठीक है ना। तो देखो 4 ब्लैक बॉल, 5 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल हमारे पास है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि हमें 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। और 2 बॉल निकालनी है तो अच्छा 2 बॉल निकालनी है तो भाई ठीक है, उसने हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो 2 हमें ब्लैक बॉल निकालनी है, मैंने लिख दिया 2 ब्लैक बॉल निकालनी है। और वो कह रहा है कि ये 2 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कि यहां तक की कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो भी पूछो। सो कंटिन्यू। ठीक। अब देखो जब हम 2 ब्लैक बॉल निकालेंगे तो बहुत ध्यान से देखना, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे होते हैं कि जो 2 ब्लैक बॉल निकालनी है वो इमीडिएट 2 ब्लैक बॉल हम इस बॉक्स से निकाल लेते हैं। लेकिन अब की बार वो जो 2 ब्लैक बॉल निकालनी है वो ऐसे नहीं निकालनी है कि एक साथ निकालनी, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं निकालनी है, 1 बाय 1 निकालनी है। पहले एक बॉल निकालेंगे और फिर हम दूसरी बॉल निकालेंगे। अब तुम्हें ये महसूस होना चाहिए कि देखिए सर, जब पहली ब्लैक बॉल आप निकाल लोगे तो अंदर जितनी बॉलें होंगी उनमें से कुछ बॉलें कम हो जाएंगी, और जैसे ही बॉलें कम होंगी तो अभी सैंपल स्पेस मान लो, अभी सैंपल स्पेस है हमारा 4 5 3, तो 5 4 9 10 2 12, 12 का सैंपल स्पेस है। और अगर एक बॉल निकल गई तो अंदर तो 11 ही बचा। तो जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे तो मेरा नया सैंपल स्पेस बन जाएगा, वो पुराने सैंपल। कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता बेटा कॉम्बिनेशन अभी अभी एक सेकंड को, पहले मुझे अपनी पूरी बात कर लेने तो फिर तुम बोलना, ठीक है ना। हाँ पहले अभी अभी तक क्या थी, टोटल 12 बॉलें थी, 12 बॉलों में मैंने एक बॉल निकाल ली, और जैसे ही एक बॉल बाहर निकल आई तो मेरे पास अब दूसरी बॉल जब मैं निकालूंगा तो अंदर मेरे पास 11 ही बॉलें बची हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ। अब जब दूसरी सर एक सेकंड, जब दूसरी निकाल रहे होंगे तब 11 बची होंगी ना। हाँ बेटा, जब दूसरी निकाल रहे होंगे तब 11 बची होंगी। और अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि मान लो आपने अभी आपके पास 12 बॉलें थी और एक बॉल आपने निकाल दी, और एक बॉल आपने निकालने के बाद अगर वो कह दे उठा करके वापस इसमें डाल दो, तो आपके पास कितनी बॉलें बची, फिर आपके पास 12 बॉलें, फिर 12 बॉलें बच गई, तो सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ पे केसेस बनेंगे। केसेस ये बनेंगे कि पहला केस तो मेरा ये बनेगा कि रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो मान लो पहला केस हम उठाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। सो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि बॉल वापस नहीं रखी ना। हाँ, हमने वापस उठा करके नहीं रखी है। ओके, क्या ये बात समझ में आई? अब जरा सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये फिर से रखा है, 12 ब्लैक है, 4 ब्लैक है, 5 रेड है और 3 ब्लू हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाना। अब मैंने क्या किया, एक ब्लैक बॉल यहां से निकाल ली, तो देखो एक ब्लैक बॉल बाहर आई, तो जैसे ही एक ब्लैक बॉल बाहर आ गई तो देखना ध्यान से, अब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक बॉल। तो पता है अब की बार प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/12। ठीक है, पक्का? अच्छा लेकिन अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो जो बॉक्स की स्थिति क्या होगी पता है, 3 ब्लैक, 5 रेड और 3 ब्लू। यही तो बॉक्स की स्थिति होगी। अब जब मैंने यहां से जब दूसरी ब्लैक बॉल निकाली तो अब यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड ब्लैक बॉल। तो कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
3/12। हाँ 3/12। यहाँ पर होगी 3/12। अब देखो जरा बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास बॉक्स तो एक ही था, इस पूरी घटना को मुझे समअप करना है। तो देखो पहली चीज तो तुम्हें नहीं 3/12 कैसे होगा बेटिया? 3 ही करती है ना। 3 3 6 4 10 11 होगा, नहीं 11 होगा, 12 नहीं होगा। छोटी भी तो कम होगा ना। हाँ गलत बोल रही है, ये 11 होगा ना, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या देखा, सैंपल स्पेस जो मेरा 12 था वो सैंपल स्पेस मेरा क्या हो गया, 11 हुआ ना। ये सैंपल स्पेस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। यस। और जब कभी भी सैंपल स्पेस रिड्यूस होता है तो देखो एक इवेंट यानी एक घटना दूसरी घटना से इंटरकनेक्ट है, तो यानी ये कैसा है, ये डिपेंडेंट का मामला हो गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब जरा सोचो, अब तुम बिल्कुल इसको ऐसे ही समझो कि अगर आपका आज मैथ्स का पेपर है, ठीक है ना, और कल आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो स्थिति, और आज अगर आपका हिंदी या इंग्लिश या लैंग्वेज का पेपर है और कल मैथ्स का पेपर है, तो स्थिति, तो दोनों ही चीजों में डिपेंडेंसी बदलेगी। अगर आज लैंग्वेज का पेपर है तो हो सकता है लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी तैयार हो तो आप मैथ्स का पेपर अच्छा कर ले जाओगे, लेकिन आज आपका मेजर पेपर है यानी कि अकाउंट्स का पेपर है या इको का पेपर है और कल ही मैथ्स का पेपर है, तो आपके लिए समस्या वाली बात होगी। ये बात समझ पा रहे हो? वर्डन उतना ज्यादा रहेगा। अब तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट इवेंट है कि एक दिन पहले पेपर कौन सा पढ़ रहा है, उसके बाद कौन सा पेपर पढ़ रहा है। तो देखो अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा वो मैं बता दूं, क्या यहां तक की तो तुम्हें बात समझ में आ रही है? जी सर। अब देखो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, और इसको बहुत ध्यान से समझना हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखो जरा, हम लोग इसी बात को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लैक बॉल। अब देखो सेकंड ब्लैक बॉल कब, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लैक बॉल। ये क्या मतलब हुआ कि जब सेकंड ब्लैक बॉल हमें निकालनी है, कब, जब ऑलरेडी एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है। ये अपॉन नहीं है, विद रिस्पेक्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। और इसी को मैं देखो पूरा, क्योंकि मैं अभी एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी में उतर आ रहा हूं, और मैं हिंदी में ऐसे लिख रहा हूं कि जब जब दूसरी ब्लैक बॉल निकाली तो पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी थी, पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी थी, ठीक है ना। तो इसलिए, ठीक है ना, इसलिए यह डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और इसी बात को मैंने अभी आपको बताया है कि सैंपल स्पेस रिड्यूस होगा। अरे हाँ या ना बोलो। जी सर। प्रज्ञा ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? जी सर। कशिश ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। अब देखो इसी बात को मैं कैसे लिखूंगा। अच्छा अब बताओ, पहली चीज तो ये बताओ कि यहां पर ये क्या लिखा है, यहां पर ये लिखा है 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो यानी कि 2 चीजें एक साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हाँ। और 2 चीजें एक साथ हो रही हैं तो यानी कि इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? पक्का है? अगर इंटरसेक्शन आएगा तो हम इसी बात को ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? देखो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल इंटरसेक्शन सेकंड ब्लैक बॉल, हाँ या ना बोलो। जी सर। पक्का है? पक्का है। अब अच्छा मुझे बताओ ये किसके बराबर होगा कि मान लो अगर हमने पहली ब्लैक बॉल निकाल दी, तो देखो फर्स्ट ब्लैक बॉल, और अच्छा बताओ ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट ब्लैक बॉल और मल्टीप्लाई, ठीक है ना, फर्स्ट ब्लैक बॉल और मल्टीप्लाई, ठीक है।
मैं ऐसे करके यहाँ पर आपको बना करके भी दिखाई दे रहा हूं, ये जो है ये देखो, ये है वो मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, अब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो देखो अगर एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो अब मैं कैसे इसको लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो ऊपर, अब देखो दूसरी सेकंड बॉल निकलनी है, सेकंड ब्लैक बॉल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लैक बॉल। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। पक्का है? ठीक है, और इस हाँ बोलो। आ रही। सही, सेकंड मल्टीप्लाई के बाद आपने अपॉन में डाला, वो बताइए एक बार। हाँ बेटा वही तो मैंने लिखा है ना, देखो अपॉन में मैंने ये लिखा है, सेकंड ब्लैक बॉल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लैक बॉल। अगर, और ये कब होगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। कशिश आया? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि बॉलें कम नहीं हुई हैं। बॉलें कम हो गई हैं, विदाउट मतलब एक बार निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा गया, रिप्लेस करना मतलब रखना। अच्छा हाँ वो तो मैंने जब एक देखो ना, यहाँ पर देखो 4 था, अब 4 से देखो कितनी बच गई, 3। तो यानी कि देखो कहाँ रिप्लेस हुआ होगा। ठीक है, बोलो भाई। अरे प्रज्ञा आगे बढ़े हम। जी सर। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये अब इसी को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं। ये जो पहली ब्लैक बॉल है, इसको मैं बार बार तो पूरा लिखूंगा नहीं, मैं इसको ए कंसीडर कर रहा हूं, और ये जो सेकंड वाला ब्लैक बॉल है, इसको मैं बी कंसीडर कर रहा हूं। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, probability of A intersection B equal to probability of A multiply by probability of B with respect to A। देखो हाँ। पक्का है? अब आज की शाम का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, और ये फॉर्मूले से ही आपकी पहली एक्सरसाइज के सारे सवाल आपके बनेंगे, यानी कि 12th वाला, मतलब 12th की ये शुरुआत हो चुकी है। ठीक है ना? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। बस अब इसी के बाद से मैं थोड़ी सी और चीजें बता देता हूँ, और कल जब हम लोग बैठेंगे तो इस पे हम लोग सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने क्या सीखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है? अच्छा हाँ बेटा बोलो, क्या कह रही हो प्रज्ञा? यस ठीक है ना? अच्छा ये इवेंट कैसी है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। क्यों डिपेंडेंट हुई, कोई बता सकता है? क्योंकि पहली वाली निकलेगी तभी दूसरी वाली वाला वो हाँ, बनेगा। पहली वाली बॉल निकल चुकी है और उसको वापस नहीं रखा गया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि जब कभी भी, अब देखो ये क्वेश्चन में मिलेगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि मामला डिपेंडेंट पे चला गया है। ठीक है ना? और इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस पक्की बात है छोटा हुआ होगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। जी सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा इसी बात को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, तो देखो इसी बात को अगर हमें लैंग्वेज में लिखना होगा तो मैं और लिख रहा हूं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, अब एक सेकंड और मैं इस पे लूंगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यही तो हुआ है ना? पक्का? तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
when A has already occurred. बोलो। ठीक है, ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ बेटा ये सारे ही विदाउट रिप्लेसमेंट की, पूरी कहानी में विदाउट रिप्लेसमेंट पे अभी कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं इस आखिरी वाली की बात कर रही थी। हाँ, अब अभी पता है, अभी तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। अगर मान लो इनकेस अगर रिप्लेसमेंट ना हुआ होता, सपोज करना नाइशा, अगर ये रिप्लेसमेंट ही ना हुआ होता तो पता है क्या होता कि अगर रिप्लेसमेंट ना हुआ होता तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते और फिर इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं सीधे सीधे पीए इंटू पीबी ना लिख देता। सर रिप्लेसमेंट हुआ होता तब ना। हाँ, रिप्लेसमेंट हुआ होता तब ना, कि हाँ। मतलब ये है कि ये जो बॉल हमने ब्लैक बॉल निकाल के हमने बाहर नहीं फेंकी है, वापस इसी के अंदर डाल दी है, तो हाँ। अब तो फिर यहाँ पर तो देखो सैंपल स्पेस रिड्यूस ही नहीं हुआ। देखो 4 ब्लैक है, 5 रेड है और 3 ब्लू है। तो अगर जब सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं हुआ तो अगर दूसरी ब्लैक बॉल निकालोगे तो भी तो 4/12 ही आएगा ना। हाँ। तो जब 4, अब देखो यार, हाँ बेटा, फिर तो ये रिस्पेक्ट, मतलब जो सेकंड बॉल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लैक बॉल है वो भी नहीं होगा, फिर सीधे सेकंड हो जाएगा। तो वो होगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं। हाँ ठीक है। तो जब लिखेंगे नहीं तो पीए इंटू पीबी हो जाएगा। तो जब पीए इंटू पीबी हो जाएगा तो हम लोग ये क्या कहेंगे, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर। क्या प्रज्ञा मेरी बात समझ पा रही हो? यस सर, बट अभी तो डिपेंडेंट ही है ना। हाँ, अभी अब मैं अगला केस अब आपको क्या बोलते हैं वही रिप्लेसमेंट वाला दिखा रहा हूँ, और ये 2 लाइन का है, फटाफट हो जाएगा। देखो पूरी की पूरी कहानी सेम है, ठीक है ना। अब अगला जो केस है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे केस 2, और देखो इसी के करस्पॉन्डिंग चलता जाएगा। यहां पर क्या लिखा है मैंने, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट। अब अगर विद रिप्लेसमेंट किया है तो देखो फिर से वही काम किया, 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक है, 5 रेड 3 ब्लू, 5 रेड और 3 ब्लू बॉल हो गई, ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट करना है मुझे, फिर दो ब्लैक बॉल चाहिए, ठीक है ना, टू ब्लैक बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक इंटरसेक्शन सेकंड ब्लैक, यही तो होगा। अब जरा बताओ, अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है ना, अब अगर हम यहां पर यही तो करेंगे ना, मान लो यहां 4 ब्लैक और 5 रेड और 3 अगर ब्लू है, इससे मैंने एक ब्लैक निकाल लिया, तो एक ब्लैक निकालने का मतलब है 4/12 हुआ। और वो जो ब्लैक बॉल निकाली है उसको क्या करोगे, वापस ही इसी में डाल देना है ना। कैसे? तो वापस अगर इसी में डाल देंगे तो ये मेरी क्या है, ये मेरा पहले फर्स्ट स्टेज हो गया। और अब जब मुझे सेकंड स्टेज पे काम करना होगा तो भी तो 4 ब्लैक और 5 रेड और 3 ब्लू ही तो होगा। जी सर। तो अब की बार जब सेकंड स्टेज में ब्लैक बॉल निकालोगे तो भी तो 4/12 आएगा। जी सर। पक्का बता। हाँ। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ। यस सर। तो अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब मैं अगली लाइन से लिख रहा हूँ यहाँ एक बार दिखा दीजिए वो पेज, एक सेकंड चीज। हाँ, आराम से लिखो, आराम से। मैं हल्का सा ऊपर किए दे रहा हूँ तो वो जो वो आ रहा है ना टैग लाइन, वो नहीं आएगा। ठीक है सर, हो गया। हो गया। हाँ। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, कशिश आ रहा है समझ में? यस सर। इसका मतलब हुआ विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ, विद रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं होता है, हम लोगों ने ये देखा है। सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं होगा। अरे हाँ या ना बोलो। जी सर। ठीक है ना। यस सर। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है। पक्का है?
तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ ना कि अगर हमसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक चाहिए है, ध्यान से देखना, और मतलब सेकंड ब्लैक चाहिए, हाँ तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक करते थे और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक अप विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ब्लैक करते थे ना। तो ये फॉर्मूला लिखना है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं पहले लिखना है, पहले समझो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक क्या है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बोलो। हाँ हाँ आ रही है। सर ये तो डिपेंडेंट वाले का लिख रहे हैं ना आप? हाँ बेटा, एक सेकंड रुको, मुझे पूरी लाइनें तो लिखने दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अब इस वाले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें तो सैंपल स्पेस रिड्यूस ही नहीं हुआ है, तो ये लिखो, इसकी जगह पर सीधे सीधे तो सेकंड ही ब्लैक बॉल लिख दो, तो बात तो वही है ना। हाँ तो यानी कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। हाँ कब? जब हमने वापस से बॉल उठा करके वापस से बैग में रख दिया। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक इंटरसेक्शन सेकंड ब्लैक विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक। यही तो हुआ। बोलो, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं, तो इसको भी हम लोग ए बोलेंगे, इसको भी हम लोग बी बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। और ये कब होगा? जब इंडिपेंडेंट होगी इवेंट। ओके सर। इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। ठीक है ओके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, तो आज यहीं तक का रखते हैं, कल इसी के आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो बाय।